7 मई 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और उकसावे से रहित बताया। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। यह भी दोहराया गया कि यदि भारतीय सैन्य ठिकानों पर कोई हमला होता है तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। 7 और 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, अडमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और भुज जैसे स्थान शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। इन स्थानों में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, नल, जालंधर, लुधियाना, अडमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उत्तरलाई और भुज शामिल थे। इन सभी प्रयासों को एकीकृत एंटी ड्रोन प्रणाली और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मेंढर और राजौरी जैसे इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के मोर्टार और भारी तोपखाने से फायरिंग की तीव्रता बढ़ा दी है। इस पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित कुल 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इसके जवाब में भारत को पाकिस्तान की मोर्टार और तोपखाने की फायरिंग को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. आसनसोल के सेलिस्को इस्पात संयंत्र आईएसपी में 23 मई 2025 को होने वाले यूनियन चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता अपने अपने दावों और योजनाओं के साथ मैदान में उतर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच बृहस्पतिवार को C2 के ट्रेड यूनियन नेता ने अपने नामांकन को प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया।
इस नेता ने सभा के दौरान कुछ खामियों को उजागर किया जो संयंत्र के प्रशासनिक और श्रमिक स्थानांतरण में हो रही समस्याओं का संकेत देती हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों को ठोस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनके हित और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यह खुलासे श्रमिकों के बीच एक नई जागरूकता पैदा कर रहे हैं जो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। नेता ने अपनी जीत का दावेदार होने का आश्वासन दिया और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के भविष्य और उनके अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। उनके शब्दों में बड़ी शक्ति और जोश था जिसने आसपास के श्रमिकों को प्रेरित किया। उन्हें यह विश्वास है कि उनके नेतृत्व में श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत होंगे। उनके अनुसार सही और प्रभावशाली नीतियों के माध्यम से वे मजदूरों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी सक्रियता श्रमिकों के भीतर एक नए जोश को भरने का काम कर रही है। इस चुनावी प्रक्रिया में सीटों की भागीदारी, ट्रेड यूनियनों के संगठन और मजदूरों के अधिकारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आने वाले दिनों में अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं के नामांकन और घोषणाओं के साथ ही चुनावी रैली और सभाएं और अधिक गरमाने वाली हैं। यह चुनाव न केवल मतदान करने का अवसर है बल्कि मजदूरों की आवाज को उठाने और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण मौका है। हम लोग यहाँ नॉमिनेशन करने आया था बानपुर इस्पात कर्मचारी संघ के तरफ से बानपुर इस्पात ये संस्था में आज नॉमिनेशन था, क्योंकि आप लोग जानते हैं 119 साल के प्लांट में कभी भी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। ये बानपुर इस्पात कर्मचारी का ये संघ का एक प्रयास का फल स्वरूप आज हम लोग यहाँ आए और हमारे साथ ये वर्कर भी आए हैं। सब लोग इसको किस पद के लिए चुनाव होगा? यहाँ सिर्फ ट्रेड यूनियन इलेक्शन के लिए हुआ है, यहाँ पद नहीं होता है, यूनियन का मान्यता के लिए इलेक्शन है। तो कौन कौन सा ये पार्टी खड़ा है इसका? ये पे यहाँ पे और 6 यूनियन है। कौन कौन सा है? हम लोग एक्चुअली 5 यूनियन फंक्शन था, इसमें हम लोग जैसे बानपुर इस्पात कर्मचारी संघ था, INTC था, C2 था, ये टैक था, HMS था और एक इसको मजदूर संघ बोल के था जो ये नहीं था और एक UTC का है उसका নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বানপুরে সেল আইএসপিতে প্রথমবার ইউনিয়ন রিকগনিশনে ইলেকশন হচ্ছে। এই ইলেকশনটা হোক এটা আমরাও চাইতাম বহুদিন ধরেই, কিন্তু এখানে 5 ইউনিয়ন একসাথে যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং তাদের 5টা ইউনিয়নের যে ইসকো সেভ কমিটি তার আন্দোলনের ফলস্বরূপ আজকে ইসকোর যে আধুনিকীকরণ এবং যে এক্সপেনশন হয়েছে এটা তো 5টা ইউনিয়নের মুভমেন্টেই হয়েছে, সেটা আমরা বজায় রেখেছিলাম। এরপরে নির্বাচনের কথা যখন আসে আমরা তাতে এগ্রি ছিলাম, কিন্তু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং 5টা ইউনিয়নের মধ্যে হয়েছিল যে আমরা যে নতুন মডার্নাইজেশন আর এক্সপেনশন আবার আসছে, যে 35,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ আবার করতে চলেছে সেল এইখানে, সেটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য আমরা 5টা ইউনিয়ন একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলাম ম্যানেজমেন্টের সাথে এবং লেবার কমিশনের সাথে যে আমরা আফটার মডার্নাইজেশন আমরা ইলেকশনে যাব। ইতিমধ্যে বিএমএস হাইকোর্টে যায় সেটা আমরা জানি না কেউ, ওনারা ওইখান থেকে কোনো একটা রিট পিটিশন দায়ের করে এবং সেখান থেকে ওরা একটা রায় বেরোয় যে এখানে ইলেকশন করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে এই রায়টা আসে এই রিট পিটিশনের পর। এই রায় বেরোনোর পর তারা বিভিন্ন জায়গায় যা দেওয়া দিয়েছে, কিন্তু আমরা এখানে যে 5টা ট্রেড ইউনিয়ন ছিলাম ফাংশনিং, সেখানের মধ্যে INTUC, CI2, HMS এবং AITUC আমরা এই যে কোর্ট অর্ডার এসেছে ফেব্রুয়ারি মাসে, এটা নিয়ে আমরা কেউ কোনো জায়গায় ওয়াকিবহাল ছিলাম না। লেবার কমিশনারের কাছে কোর্ট থেকে অর্ডার আসে, লেবার কমিশনার আমাদের এখানে যে ডেপুটি লেবার কমিশনার উনিও আমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো খবর দেননি, কোনো অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স পর্যন্ত হয়নি। হঠাৎ করে এপ্রিল মাসের 28 তারিখে উনি একটি মিটিং ডাকেন এবং মিটিং ডেকে উনি সোজাসুজি শিডিউল ধরান মিটিংয়ে আপনার ইলেকশনের। আমরা একটাই কথা বলেছিলাম যে কোর্টের অর্ডার এসছে, সেন্ট্রাল লেবার কমিশন অর্ডার দিয়েছে, সব ঠিক আছে, আমরা সবটাই মানছি, কোর্টের অর্ডার মানবো না এই ক্ষমতা আমাদের নেই, আমরা মানছি। ইলেকশনেও আমরা যেতে রাজি, ভালো ইলেকশন হওয়া, ওয়ার্কারদের যা ভিউজ আছে তা আসবে, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের তো টাইম চাই। আজকে আমাদের মার্চ মাসে অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইক ডিক্লেয়ার হয়েছে, মে মাসে 20 তারিখে আমাদের অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইক, আমরা নোটিশও দিয়েছি। এর মাঝখানে আমরা হঠাৎ করে 28 তারিখে এপ্রিল মাস জানতে পারছি এখানে একটা ইলেকশন করাবে লেবার কমিশনার অফিস থেকে। আমরা তখন একটাই অ্যাপিল করেছিলাম যে আমাদেরকে টাইম দেওয়া হোক, কারণ হট করে আপনি ডেকে পড়ে শিডিউল দিচ্ছেন, আগে থেকে কোনো রায় আমাদের দেখাননি, আমাদের তো রাইট আছে জানার যে কোর্টের থেকে কি অর্ডার এসছে, উনি জানাননি।